लेते हैं कि पिछले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे छोड़ा था, किसी को कोई याद है? नहीं। क्यों, किसी को कोई याद नहीं है लास्ट लेक्चर कहाँ पे छोड़ा था? सियार आप बताओ। इब्राहिम पता नहीं, पढ़ रहे थे। बिजनेस के बारे में पढ़ रहे थे। बिजनेस के बारे में तो कब से पढ़ लिया था, वो तो वगैरह। पहले लेक्चर्स में ही पढ़ लिया था हमने। इसके बाद का परचेज सेल वगैरह का पढ़ रहे थे हम। वो मैम उसकी वो जो है ना क्वालिटीज पढ़ रहे थे, डिस्काउंट वाला पढ़ रहे थे। सेल का बस डिस्काउंट कर। दिया था हमने। टर्म्स डिस्कस कर रहे थे जो ऑलमोस्ट हमारी सारी हो चुकी हुई थी। पढ़ ले आपने जो पढ़ना था। वाली पढ़ रहे थे मैम, लास्ट पे वहां रुका था। हम बेसिकली टर्म्स डिस्कस कर रहे थे और ऑलमोस्ट हमारी सभी हो गई थी, हमें प्रिंसिपल स्टार्ट करने थे। किसी को याद है कुछ? नहीं। सभी बच्चे एंटर हो गए, लेक्चर स्टार्ट करें। अच्छा, पहले जब तक बच्चे भी एंटर हो रहे हैं 5 मिनट तक आप मुझे ये बताएं, हमने डिस्काउंट डिस्कस किया था। इब्राहिम, डिस्काउंट क्या होता है लास्ट लेक्चर? यार मोहब्बत लास्ट हो तो रही मैम डिस्काउंट होता है अगर कोई भी चीज किसी ने खरीदनी है तो वो हमें, जैसे कि उसका रेट 100 रुपया है तो हम उससे कहते हैं कि कोई लेस करें, तो वो 90 में या 80 में हमें सेल कर देता है। वो जो 20 रुपीज होंगे वो क्या होंगे? वो मैम डिस्काउंट। एसेट हमने डिस्कस किया था। एसेट क्या होता है? वकार आप बताएं, एसेट क्या होता है? वकार, एसेट क्या होते हैं? वकार के सिग्नल चले गए। उमर आप बताएं। मैम वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल गुड्स, लैंड वगैरह। ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ईशा, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ईशा का नेट ऑफ हो गया है, डिस्कनेक्ट हो ये गया। जिससे पूछ लो उसका नेट ही ऑफ हो रहा है। अदील आप बताओ। क्या बताना मैम? क्या पूछा? लाइबिलिटीज जी। लाइबिलिटीज का किसी से हम कोई चीज कर्जे के तौर पर लेते हैं, यानी उधार लेते हैं या फिर किसी को देते हैं कर्जा वगैरह। अगर दें तो फिर भी लाइबिलिटी है जी, कर्जा लेना या किसी को देना वो लाइबिलिटीज में ही आता है। कर्जा लेना, किसी से उधार चीज, बैंक लोन वगैरह। बैंक लोन वगैरह वो लेना ताकि फ्यूचर में उसको वापस पे कर सकेंगे, वो लाइबिलिटी है। किसी को कर्जा अगर हम दे रहे हैं तो वो तो लाइबिलिटी नहीं होगी। किसी को हम उधार दे रहे हैं तो क्या वो हमारी लाइबिलिटी होती है? बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी तो ये होती है ना कि फ्यूचर में पे करनी होती है, कि अगर हमने आज पैसे किसी से उधार लिए हैं तो हम आपको फ्यूचर में पे कर देंगे। हम उसे लाइबिलिटी कहते हैं कि जो चीज़ फ्यूचर में हमने पे करनी है या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है जिसके अगेंस्ट हमने पैसे ले लिए हैं या जिसके अगेंस्ट एडवांस ले लिया लेकिन अभी सर्विस नहीं दी, तो वो सारी बिजनेस की क्या होती हैं? लाइबिलिटीज होती हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं मुदस्सर? मैम आवाज नहीं आ रही। वैसे वो नेट प्रॉब्लम आ रहा है, मौसम खराब है, इसी वजह से सिग्नल का इशू आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं आ रही मैम, सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आज रहने दें। करके आ रही। वेरी गुड। चले फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हुए हैं। अच्छा, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, हमने डिफरेंट टर्म्स जो डिस्कस की थी। मैम बहुत फ्लक्चुएशन है। किस चीज में? मैम काइंडली 2 मिनट रुक जाएं, अभी एक लड़का नहीं आया क्लास का, ये कनेक्ट नहीं हो रहा उसका। चले अभी हम पिछला डिस्कस कर लेते हैं ना, जो हमने टर्म्स डिस्कस की थी। मैं आपको वन बाय वन वही एक दफा हम उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। ऑब्वियसली पढ़ा तो किसी ने भी नहीं होगा। अच्छा जी, हमने गुड्स और मर्चेंडाइज डिस्कस कर लिया हुआ है। इसमें मैम मैंने पढ़ा था, जवाब दिया आपको, रिप्लाई दिया है, क्वेश्चन का जवाब दिया है। अच्छा, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हमने गुड्स पढ़ा था,
इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है। हमने कहा था वो चीजें जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं उन्हें हम गुड्स कह देते हैं। फिर हमने परचेज डिस्कस किया था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आ रही? इतना प्रॉब्लम तो नहीं है नेट का? आगे तो बिल्कुल ठीक था, आगे भी लेक्चर थोड़ी देर पहले लिया है। मैं आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही। मैम आपकी। बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम कट कट के आवाज आ रही है। मौसम खराब है बच्चे, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर आज मैम रहने दे। आपकी आवाज आ PTCL रही के है। नेट में इनको प्रॉब्लम समझ आ होती रही है, है। मौसम खराब है और आवाज इस वजह से आ रही है। इस बात की समझ आ रही है, बाकी किसी बात की समझ नहीं आ रही। इस बात मैम कट कट के आ रही है। बच्चे सिर्फ मौसम खराब मैम कट कट के आ रही सिचुएशन है बहुत। है। वेरी गुड। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। अभी भी नहीं आ रही। मैम काफी बच्चे जो है ना वो ग्रुप से वो लीव कर गए हैं, वो छोड़ गए हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं क्या व्हाट्सएप करें? इनबॉक्स में, कह रहे हैं कि नेट नहीं चल रहा। तो एक कह रहा है कि लाइट चली गई है, विंगल बंद हो गई है। हालांकि मेरी भी लाइट नहीं है, मैं लैपटॉप पे लगाई हुई है। तो वो सिर्फ बहाने तो बना रहे 6 नहीं बजे होगा चले ना गए यहाँ भाई, से। इनको बिल्कुल अटेंडेंस नहीं लगेगी। इनको बाद में पता चलेगा जब मोबाइल यूज असाइनमेंट कर रहे मिलेगी ना, फिर इनको प्रॉब्लम होगी। मैम बारिश में सब कुछ बंद हो जाता है, ये तो फिर नेट है। वेरी गुड। नेटवर्क का अब मसला आ रहा है स्टार्ट वाकई। करते हैं, बहुत हो गई बातें, लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चे। परचेजेस हमने डिस्कस चलें करें। मैं म्यूट कर दूं सबको। परचेजेस हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कहा जब कोई भी चीज आप खरीदते हो और उसको सेल करना होता है, रीसेल करना होता है, तो हम परचेजेस कहते हैं। इसमें हमने कैश भी डिस्कस कर ली थी और क्रेडिट भी डिस्कस कर ली थी। परचेजेस रिटर्न भी डिस्कस कर लिया, और चीजें खरीदी चीजें जब वापस भेज देते हैं। इसमें से किसी को कोई इशू, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अलाउंसेस फिलहाल डिस्कस तो कर नहीं लिए है। थे हमने। सेल्स डिस्कस भी हो गई थी हमारी। सेल क्या है? हमने कहा जब चीजें जो परचेज की हुई हैं जब उनको हम बेचते हैं तो वो सेल कहलाती है। और सेल भी दो तरह की होती है, जैसे परचेज दो तरह की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। हमने सेल रिटर्न भी डिस्कस की थी कि जो हमने चीजें बेची है वो हमें भी तो वापस आ सकती हैं, तो उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि जब मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को जो डिस्काउंट देते हैं उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और इसे अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये किस किस को बात याद है? मुझे भी याद है। यस मैम याद है। मुझे भी याद है। वेरी गुड। याद है मैम। हमने डेटर्स भी डिस्कस किए थे और क्रेडिटर्स भी डिस्कस किए थे। डेटर्स क्या कब कहा था? हमने कहा जब आप चीजें बेचते हो अपने कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे, तो डेटर जनरेट होते हैं। यस मैम, उस दिन वाला सारा लेक्चर याद है मुझे। वेरी गुड। और क्रेडिटर्स कब जनरेट होते हैं? हमने कहा हम अगर उधार किसी को चीजें बेच सकते हैं तो किसी से उधार खरीद भी तो सकते हैं, तो हमने कहा फिर हमारे क्रेडिटर जनरेट होते हैं, जिनका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? मैं विश की आवाज ठीक आ रही है, इसको बोले रिपीट कर दे। अकाउंट पेबल जिसे हम इसकी कहते हैं। आवाज ठीक आ रही है, इसको बोले रिपीट कर दे। बच्चे मुझे आपकी भी आवाज सही आ रही है, तो मैम होप आवाज ऐसे आती है सब आपको ज्यादा पियानो। मैम ये किसी की आवाज आ रही है पीछे से। नहीं, उसे ज्यादा समझ आई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप अपने माइक म्यूट करें सारे और खामोशी से लेक्चर, जो भी इशू है वो साथ साथ आप इसलिए म्यूट नहीं करी ताकि जो भी इशू है वो साथ साथ आप डिस्कस करते जाएं। कैश डिस्काउंट हमने डिस्कस किया था। हमने कहा जब उधार चीजें बेच देते हैं तो क्रेडिटर सम टाइम अपने डेटर को कहता है कि अगर मुझे तुम जल्दी पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें थोड़ी कंसेशन दे दूंगा। जैसे अगर हमने कहा उसने 15 को पैसे वापस करने हैं और वो उसे कहे कि तुम मुझे 10 तारीख को पैसे वापस कर दो, 200 मत देना, अगर देना है तो तुम मुझे 900 देना, तो वो 100 जो उसको डिस्काउंट दे रहा है वो क्या होगा? वो कैश डिस्काउंट होगा। कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कहा ओनर जो पैसे लेके आ रहा है उसे हम कैपिटल कहते हैं। लाइबिलिटी डिस्कस की थी हमने कहा बिजनेस ने जो डेट पे करना होता है, जो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी होती है उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। रेवेन्यू भी डिस्कस किया था। हमने कहा बिजनेस अपनी प्रोडक्ट जो उसने बनाई है या अगर वो सर्विस दे रहा है तो उसको सेल से जो भी पैसे वो कमाता है वो उसकी क्या होती है? रेवेन्यू होती है। और रेवेन्यू के टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी। सेल रेवेन्यू, हमने कहा सेल किसी भी बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो सेल होती है। फिर बिजनेस डिफरेंट वेज में और अर्न कर सकता है। वो इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। सपोज अगर उसके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है और बैंक में रखवा दे तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी बिजनेस की रेवेन्यू होती है। फिर अगर वो फी अर्न कर रहा है, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट अर्न कर रहा है, तो हमने कहा वो भी उसकी रेवेन्यू होती है।
रेंट अर्न, मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर बिजनेस की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है और उसने उसे किराए पे दे दिया है और वहां से जो अर्न कर रहा है वो भी क्या होगा, उसका रेवेन्यू होगा, उसको रेंट अर्न हमने कहा था। अगर वो कमीशन कमा रहा है तो वो भी उसका रेवेन्यू होगा। ये टाइप्स ऑफ रेवेन्यू थी, ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर हमने एक्सपेंसेस की बात की थी, हमने कहा वो पार्टिकुलर रेवेन्यू कमाने पे जो बिजनेस ने खर्चा किया है उस सब को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। जैसे सैलरीज हो गई, टेलीफोन के चार्जेस पे कर दिए आपने, इंश्योरेंस कराई है उसका प्रीमियम पे करे, तो ये सारे क्या थे, ये एक्सपेंसेस थे। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे? किसी को मैम सब बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे आ रही है, उनको नहीं आ रही। यार ये हमाद का माइक म्यूट मुझे करो, भी आ किसकी रही है। आवाज आ रही है पीछे से? मेरे सिग्नल ठीक आ रहे, पता नहीं क्या इशू हो रहा है कि नहीं आवाज आ रही। मैम मेरे हिसाब से ये हमाद का माइक ना म्यूट नहीं है, उसकी आवाज आ रही है पीछे से। अरे मैं उनको म्यूट करती हूँ। सिर्फ उनका ही करना है क्योंकि हमें जरा मैम किसी ने गन मार दिया स्क्रीन पे। ये कौन हरकत कर रहा है ये? अच्छा जी, आगे करते हैं। हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, हमने कहा था प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप सिंपली अपनी रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, नेट प्रॉफिट। क्या, नेट इनकम। हमने कहा जो किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस होता है कि उसने ये फाइंड आउट करना होता है कि उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और जो अर्न किया आपने वो कम है, तो क्या होगा, लॉस होगा किसी भी बिजनेस को। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो अभी पूछ ले, फिर हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। नो मैम। अच्छा जी, नो मैम, कोई इश्यू नहीं। कोई इशू नो नहीं। मैम, कोई इशू नहीं। यस मैम। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने फर्दर आगे स्टार्ट करना था। हमने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। किसी भी, जैसे हमने बात की थी कि अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रही होती है। जैसे हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सपोज अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो आपको ग्रामर लर्न करनी पड़ती है। जैसे हमने कहा कि अगर कंटिन्यूस टेंस की बात करें, आपने ही के साथ इज नहीं लगाना है, आर नहीं लगा सकते। आई के साथ आर ही आएगा, इज नहीं आ सकता। तो इसी तरह अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के भी कुछ इस लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो हम वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है कि अकाउंटिंग को करने के लिए वो कौन से रूल्स, रेगुलेशन या कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली इन रूल्स या रेगुलेशन या प्रिंसिपल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं और दूसरे को हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। सबसे पहले बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिक कंडीशंस है जिन पे अकाउंटिंग बेस कर रही है। यानी जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप इन कंडीशंस को फुलफिल करोगे या इनको कंसीडर करते हुए अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे या अपना डाटा को एनालाइज करोगे। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, बेसिकली ये ट्रेडिशंस होती हैं, ये अकाउंटेंट के लिए होती हैं। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे वो जब आप एज अ स्टूडेंट अकाउंटिंग करते हो या कोई भी शख्स अकाउंटिंग करता है तो वो फॉलो करता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन ये अकाउंटेंट फॉलो करता है। वो क्यों फॉलो करता है, हमने कहा क्योंकि उसने जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिकॉर्ड करनी होती है बुक्स में और उन इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना होता है। तो कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो ये अकाउंटेंट के लिए होती हैं। 4 कन्वेंशन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे हमने अभी बात की, ये बेसिक कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहला जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करते हैं और ओनर को सेपरेट ट्रीट करते हैं। ये याद है, किसी को डिस्कस हो चुका हुआ था कि ओनर सेपरेट होते हैं और बिजनेस सेपरेट होते हैं। यस मैम। यस यस मैम। बिजनेस क्योंकि सेपरेट है, ओनर सेपरेट है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आप अकाउंटिंग करोगे या डाटा रिकॉर्ड करोगे वो आप बिजनेस का, यानी बिजनेस को एंटिटी भी कहते हैं, एंटिटी का रिकॉर्ड करोगे। आप वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो बिजनेस से रिलेटेड है।
जो पर्सन से रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है या मैनेजर से रिलेटेड है, उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, चाहे उसके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको जो अफेक्ट कर रही हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। जो ओनर को अफेक्ट कर रही हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने एग्जाम्पल में शो किया कि सपोज अगर कोई बिजनेस पर्सन है, उसने बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, अब ये उस पैसे किसमें लेके आ रहा है, बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं ना, अब बिजनेस में कैश इंक्रीज कर गया, तो अब हमने कहा ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है क्योंकि ये बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, उसकी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि ये ओनर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम कहें कि सपोज जो ओनर है उसने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया अपने पर्सनल यूज के लिए, घर में यूज करने के लिए उसने फर्नीचर परचेज किया, तो क्या अब इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? हमने कहा ये तो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है ना, ये बिजनेस को तो अफेक्ट नहीं कर रही, बिजनेस से तो रिलेटेड नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको ट्रीट नहीं करना। क्योंकि ये उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है और हमने कहा था पर्सन सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट है, तो इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यहां तक किसी को कोई इशू? नो मिस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम एक मरतबा थोड़ा सा दोबारा बता दें जरा। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था ना कि ओनर सेपरेट होते हैं और बिजनेस सेपरेट होता है। मैंने आपको बताया था कि सामने सोल प्रोप्राइटर की बात की थी, पार्टनरशिप की बात की थी। जब मैंने आपको बताया था कि ओनर, हमने कहा था ना एक सिंगल ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे मैंने आपको कहा था आपकी गली मोहल्ले की दुकान है, उसके बिजनेस से अगर दुकान से आपको चीज खरीद के लाते हो और वो चीज खराब निकल आएगा तो किसको शिकायत करोगे? जिसकी दुकान है उसे को शिकायत करोगे ना, दुकान वाले को। दुकान वाले को। तो हमने कहा था लॉ कहता है कि अगर लेकिन इसी तरह अगर 2 लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं, अगर 2 लोगों ने मिलकर वो दुकान डाली हुई है, तो अब आपने शिकायत फिर भी उसी को करनी है। फिर हमने कंपनी के केस की बात की थी। कंपनी में क्योंकि ओनर बहुत ज्यादा होते हैं तो वो सारा अपना इसको ट्रांसफर कर देते हैं मैनेजमेंट को, सारा कहते हैं कि आप हमारा बिजनेस संभालो, और ओनर सेपरेट हो जाते हैं और जो लोग बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब अगर कंपनी से कोई चीज खरीदो और वो खराब निकल आए तो क्या आप ओनर्स को शिकायत करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमने कहा ओनर बिजनेस नहीं चला रहे, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, वो साइड पे होके बैठ गए, अब ये मैनेजर्स कर रहे थे, आप बिजनेस को शिकायत करते हो। तो हमने कहा था कंपनी के केस में लॉ कहता है कि ओनर भी सेपरेट है और बिजनेस भी सेपरेट है। जबकि सोल प्रोप्राइटर या जब पार्टनरशिप की बात की थी, हमने कहा लॉ कहता है कि वो दोनों सेम है, बिजनेस और ओनर सेम है। जब हम अकाउंटिंग में आती हैं तो अकाउंटिंग कहती है कि तीनों ही सेपरेट है, तीनों केसेस में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, एक शख्स बिजनेस चला रहा है, 2 लोग मिलकर चला रहे हैं, ये कंपनी का केस है, तो आप ओनर को हमेशा सेपरेट ट्रीट करोगे, कंपनी को एक हमेशा सेपरेट अलग पर्सन समझोगे। वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, आप उसको देख नहीं सकोगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, आप उसको अलग ही कंसीडर करोगे और बिजनेस को अलग समझोगे। तो जब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप बिजनेस को शिकायत करोगे, ओनर को शिकायत नहीं करोगे। और दूसरी बात ये है कि अकाउंटिंग, जैसे हमने पहले कहा, अकाउंटिंग में हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, या अकाउंटिंग इसके लिए होती है, ये बिजनेस के लिए होती है, ओनर्स के लिए नहीं होती है। तो हमने कहा इसीलिए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होगी, जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही होगी, वो रिकॉर्ड करोगे, जो ओनर को अफेक्ट कर रही होगी वो रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने, ओनर ने कारोबार में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये अब कारोबार में पैसा आ गया ना 2 लाख रुपए, कैश इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो अब ये बिजनेस से रिलेटेड है, इसको अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हमने कहा ओनर ने, जो बिजनेस का ओनर था, उसने 40,000 की पर्सनल कार परचेज की, बिजनेस के लिए परचेज नहीं की, अपने पर्सनल यूज के लिए कार परचेज किया, उसके पास अपने पैसे थे। अब इसको रिकॉर्ड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इस कॉन्सेप्ट ने कहा था क्या ये बिजनेस को अफेक्ट करती है? हमने कहा नहीं, क्योंकि उसके पास अपने पर्सनल पैसे पड़े हुए थे, पर्सनल यूज के लिए उसने कार खरीदी है, तो बिजनेस से इसको कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन और बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले कहा था कि ओनर सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट है। सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। अगर यही कार उसने बिजनेस यूज के लिए खरीदी होती तो फिर हम ऑब्वियसली इसको रिकॉर्ड करते, क्योंकि अब उसने खरीदा है लेकिन बिजनेस यूज के लिए। या आप कोई इशू इसमें बचे? मैम ओनर को जो दिया है उसका तो जो ना वो लिखेंगे ना कि जो इसको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से इसको जो है ना दिया है, क्योंकि मैनेजर ने तो सारा कुछ लिखना होता है। लिखना होता है ऑब्वियसली, वो प्रॉफिट लिखना होता है। हम बच्चे यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ
पार्टिकुलरली सिर्फ ओनर से रिलेटेड है, ओनर को अफेक्ट कर रही है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना। बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से भी रिलेटेड है और ओनर से भी रिलेटेड, दोनों का अफेक्ट कर रही है, वो तो लाजमी रिकॉर्ड होगी। जब आप ओनर को पैसे दोगे या प्रॉफिट दोगे, ऑब्वियसली पैसे कहाँ से निकाल के दोगे, बिजनेस में से निकाल के दोगे ना प्रॉफिट। अगर उसको दोगे तो वो बिजनेस को भी तो अफेक्ट कर रही है, तो फिर वो भी रिकॉर्ड होगी। पहला प्रेफरेंस होगा हमने देखना है कि बिजनेस को अफेक्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर बिजनेस को कहीं तरह भी अफेक्ट नहीं करती तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ओनर सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट है। कोई इशू बच्चे यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके मैम, ठीक है ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है उसे हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखो, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या ये सोच के स्टार्ट करते हो कि मैंने इसको 1 माह बाद बंद कर देना है, या 2 माह बाद इसको चलाऊंगा इसको बंद कर दूंगा, या 6 माह बाद इसको चलाना है और बंद कर देना है? ऑब्वियसली कोई भी ये सोच के तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करता ना। हम कहते हैं कि जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, जब तक ये लॉस में जाना स्टार्ट नहीं होगा या कंटिन्यूसली लॉस नहीं होगा तो हम इसको चलाते रहेंगे। यानी गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कंटिन्यूस बेसिस पे होता है। तो कोई भी बिजनेस अकाउंटिंग में इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि कोई भी जो बिजनेस होगा, जब आप डिफाइन करते हो या डिसाइड करते हो कि हमने ये बिजनेस करना है, तो आप उसकी लाइफ डिफाइन नहीं करते। हम ये नहीं कहते मैंने 2 साल के लिए करना है या 1 साल के लिए करना है। हम कहते हैं कि जब तक ये चलता रहेगा हम इसको चलाते रहेंगे, यानी टाइम उसका डिफाइन नहीं करते, इनडेफिनेट टाइम पीरियड होता है उसका। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें किसी को कोई इशू? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में? यानी जब तक बिजनेस चलता है हम इसे चलाते रहेंगे, टाइम पीरियड डिफाइन नहीं करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बच्चे? नो मैम। फिर हमारा आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद हो तो हमने कहा था कि अकाउंटिंग में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, जो मॉनेटरी टर्म्स, हमने बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था ना, मॉनेटरी टर्म ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, जिनको मनी की शक्ल में रिकॉर्ड किया जा सके वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट सेम वही है। ये कहता है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जिनको मनी की फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर सको या मनी की टर्म में कन्वर्ट कर सको। वो ट्रांजैक्शन जिनको आप मनी की टर्म में, वो इवेंट जिनको मनी की टर्म में एक्सप्रेस ना कर सको, उनको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे अकाउंटिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा आपने कोई एग्जाम्स पास कर लिया, मोबाइल पे कोई गेम विन कर ली, इसकी मनी की क्या वैल्यू है? आप इसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना कि मैंने कितने का एग्जाम पास किया या कितने की गेम विन की। तो इसको मनी के टर्म में क्योंकि एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, हम इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। सिर्फ उन इवेंट या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी की टर्म में रिकॉर्ड भी किया जा सके या मनी में कन्वर्ट भी किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास बिल्डिंग है, 12 स्टोरी बिल्डिंग है, अब मुझे इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है, या मेरे पास एक कार है या मेरे पास एक प्लॉट है और मुझे इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है, क्या मैं सिंपली यूँ लिख दूंगी आई हैव अ कार, अ बिल्डिंग, 12 स्टोरी, अ प्लॉट ऑफ 10 मरला? ऐसे रिकॉर्ड अगर मैं लिख दूं तो क्या आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होगा? ऑब्वियसली नहीं ईजी होगा ना, क्योंकि ये मनी के टर्म में नहीं है। मेरे पास जैसे थी मैंने वैसे उठा के लिख दूं। लेकिन अगर यही मैं इनको मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं, मैं कर दूं कि मेरे पास बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 5 लाख है, कार है जिसकी प्राइस 3 लाख है, प्लॉट है जिसकी प्राइस 10 लाख है, अब ये मनी के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगर इसको रिकॉर्ड करूं तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना भी इजी है, इसको समझना भी इजी है। ऐसे ही है ना कि जैसे पहले मैंने लिखा था, पहले उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल था, एक्चुअल में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे कि मेरे पास जो चीजें हैं या एसेट्स हैं उनकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है। लेकिन अब आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो और इजीली उनके उसको समझ भी सकते हो, अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। तो यही मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी वैल्यूज हैं, जो भी चीजें हैं, उनको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसको रिकॉर्ड कर दो, ताकि वो अंडरस्टैंड करने में भी इजी हो और आपको हेल्पफुल भी हो उसको समझना। इसमें किसी को कोई इशू? नो मैम। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? फिर है हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट क्या होती है? नॉर्मली हमने कहा जिस पे आप कोई चीज खरीदते हो, जब कोई चीज खरीदते हैं, जिस वैल्यू पे चीज खरीदी है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप कोई भी एसेट परचेज करो, एसेट में आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, आपकी मशीनरी है, जब आप उसे परचेज करोगे तो जिस कीमत पे उसे खरीदा है
उसी पे उसको रिकॉर्ड करोगे। जब अपनी बुक में लिखेंगे ना, हमने सपोज लैंड खरीदी है 4 लाख की, तो आप लिखोगे परचेज लैंड, आगे 4 लाख लिख दोगे। या अगर बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख की, तो बिल्डिंग लिखोगे, आगे 10 लाख लिख दोगे। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जिस वैल्यू पे चीज खरीदी है उसी पे रिकॉर्ड करो। मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे। मार्केट वैल्यू क्या है, उस टाइम पे अगर मैं उसको सेल करने जाऊं तो मार्केट में वो कितने की सेल होगी, या अगर मैं बेचूंगा तो वो उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। सपोज आज आपने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, आप उसे सेल करने चले गए मार्केट में। मार्केट में अगर सेल करने अगर गए हैं, सपोज अगर आप सोचो कि मैं आज इसको मार्केट में बेचूंगा तो वो 12 लाख की बिकेगी, यानी आज ही आपने खरीदी है 10 लाख की, आज ही उसकी वैल्यू 12 लाख है। अब आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड करनी है, तो क्या आप 12 लाख रिकॉर्ड करोगे या 10 लाख करोगे? तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप 10 लाख ही करोगे, जितने पे खरीदी है उतने पे ही करोगे। या सपोज उसी दिन उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, 10 लाख की खरीदी थी, मार्केट में वो 8 लाख की मिल रही है अब, तो अब भी आपको कंफ्यूज हो ना कि अब तो मेरी वैल्यू कम हो गई है, अब मैं किस पे रिकॉर्ड करूं? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप 10 लाख में ही रिकॉर्ड करोगे, चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो, चाहे उसकी वैल्यू 10 लाख से कम हो। जब चीज खरीदोगे तो जितने की खरीदी है उतने पे ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर ये कॉन्सेप्ट आता है माइंड में, क्या हर साल मैं इसको जितने पे खरीदी है उतने पे ही रिकॉर्ड करूंगा? जैसे सपोज आज आपने खरीदी है 10 लाख की, क्या एक साल बाद उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख होगी? ऑब्वियसली कम हो गई होगी ना, आपने बिल्डिंग यूज की होगी, वो खराब होना शुरू हो गई होगी, उसका पेंट खराब होना शुरू हो गया, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो फिर जितनी वैल्यू कम होती जाती है, फिर अगले साल हम उसको डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं कि उसके इस्तेमाल करने से जो वैल्यू कम हो रही है वो डेप्रिसिएशन है, उसको माइनस करते फिर उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करते जाते हैं। ये हम फर्दर करेंगे तो आपको इसकी आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब जो चीज ये एसेट खरीदो, जिस वैल्यू पे खरीदा है उसी पे उसको रिकॉर्ड करना है। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी को कोई इशू? नो मैम। फिर हमारे पास है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये हमने बात की थी कि बिजनेस में पैसा दो तरह से आता है। दो तरह से बिजनेस में पैसा आ सकता है ना, या तो ओनर जो होगा खुद लेके आएगा, जिसे हम कैपिटल या ओनर इक्विटी कहते हैं, या दूसरा तरीका क्या होगा कि जो ओनर आप किसी से उधार लेके पैसे ले आओ, ओनर किसी से पैसे उधार ले और कारोबार में ले आए, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। एक ओनर इक्विटी हो गया और दूसरा लाइबिलिटी हो गया। अब जो पैसा हमने खरीदा है, जो पैसा आया बिजनेस में, चाहे वो ओनर लेके आया, चाहे आपने किसी से उधार लिया, लाइबिलिटी हमारी। अब अगर कोई एसेट खरीदना है तो वो उसी पैसे से में से खरीदेंगे ना जो ओनर लेके आई है, जो किसी से उधार लेके इकट्ठा किया हमने। अगर मुझे जमीन खरीदनी है, अगर मुझे कोई जमीन खरीदनी है तो ऑब्वियसली उसी पैसे में से खरीदेंगे जो ओनर लेके आया है या उधार लिया, उनको इकट्ठा हम इक्विटी कहते हैं। लायबिलिटी हो या ओनर इक्विटी हो, इनको जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो हम इसे इक्विटी का नाम देते हैं। अब अगर मुझे जमीन खरीदनी है या बिल्डिंग खरीदनी है या मशीन खरीदनी है तो इस इक्विटी में से पैसा निकालेंगे और ये पार्टिकुलर एसेट खरीद लेंगे, जो भी हमें खरीदना है। पैसे जब इकट्ठा हो गए ना, पूल बन गया, और उसी में से उसको निकाल के हम खरीद लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? यानी इक्विटी में से पैसा निकाला और अपने पार्टिकुलर एसेट खरीद लिया। इक्विटी हमने कहा दो तरह की होती है, एक हमने लायबिलिटी का नाम दिया, दूसरे को ओनर इक्विटी का नाम दिया। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो अकाउंटिंग में, या कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। मैंने आपको 5 बेसिक हेड ऑफ अकाउंटिंग बताए थे। क्या क्या थे? हमने कहा था एसेट होता है, लायबिलिटीज होती है, ओनर इक्विटी होती है और कैपिटल होती है। ये बेसिक थे उसके 5 बेसिक हेड्स। हमने कहा इसके बाद भाई अकाउंटिंग नहीं होती है। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन 5 हेड में से किसी एक को अफेक्ट कारी होती है। जैसे हमने कहा अगर हमने लैंड खरीदी है तो क्या होगा? लैंड खरीदी है 30,000 की कैश के अगेंस्ट। अब कैश बिजनेस ने पे किया और जमीन खरीद ली, एक एसेट कम हो गया, यानी जब कैश दिया तो हमारा एक एसेट कम हो गया ना, लेकिन उसके बदले में हमारा दूसरा एसेट जो था वो इंक्रीज कर गया, यानी हमारे पास लैंड आ गई। तो एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन दो तरह से अफेक्ट किया हमारा, एक एसेट कम हो रहा है और दूसरा एसेट इंक्रीज कर रहा है। या हमने कहा लैंड हमने खरीदी है लेकिन उधार खरीदी है, 10,000 की लैंड खरीदी है, उधार खरीदी है, हमने कहा पैसे तुम्हें 10 दिन बाद दे देंगे। अब देखो क्या हुआ इससे। हमने कहा पहली बात तो ये हमारे पास जमीन आ गई, हमारा एसेट इंक्रीज कर गया। दूसरा इफेक्ट इसका क्या हुआ कि हमने 10,000 की जमीन उधार खरीदी है, जिससे खरीदी है उसको फ्यूचर में पैसे वापस भी करने हैं, और हमने कहा बिजनेस में जो फ्यूचर में पैसे वापस करने होते हैं वो क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है। तो हमारा एसेट भी इंक्रीज कर गया, हमारी लायबिलिटी में इंक्रीज कर गई।
ट्रांजैक्शन एक थी लेकिन अफेक्ट दो हुए, तो इसे हम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर हम एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो अफेक्ट होते हैं, यानी दो जगहों पे वो रिकॉर्ड की जाती है। वो दोनों अफेक्ट एसेट में भी हो सकते हैं, वो एसेट या लाइबिलिटी में भी हो सकते हैं, वो एसेट या एक्सपेंसेस में भी हो सकते हैं, वो रेवेन्यू में भी हो सकता है, वो कैपिटल में भी हो सकता है। यानी वो पांचों में से किसी भी एक हेड के अंदर दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, या डिफरेंट हेड के अंदर वो ये अफेक्ट हो सकते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इशू? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। फिर है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसमें हमने क्या कहा था, देखो जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हमने कहा था बिजनेस तो हमने इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टार्ट करना है। हमने कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया था कि हम इतने साल बाद बिजनेस बंद कर देंगे। लेकिन हमने कहा फिर हमें पता कैसे चलेगा हमारा बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली हमें ये भी तो निकालना है ना। मेन पर्पज हमारा ये था कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो अपना बिजनेस है ना उसको सीरीज में डिवाइड कर दो, टाइम सीरीज में। यानी एक साल बाद आप स्टॉप करो, देखोगे जो एक साल बाद मैंने पूरी बिजनेस में एक्टिविटीज की हैं, जितने खर्चे किए हैं, जो एसेट परचेज किए हैं, लाइबिलिटीज कितनी हुई हैं, एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू क्या है, सबको कंसीडर करो और अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लो। नॉर्मली हम कहते हैं एक साल बाद फाइंड आउट किया जाता है, कुछ बिजनेस क्वार्टर बेसिस पे यानी 4 माह बाद भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ सेमी एनुअली बेसिस पे 6 माह बाद भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, पीरियड का मतलब ये है कि आप कितने अरसे के बाद अपनी स्टेटमेंट बनाओगे और अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करोगे। नॉर्मली ये 1 साल के बाद होता है कि 1 साल तक बिजनेस में काम किया, उसके बाद जितने पिछले पूरा साल काम किया उन सारी एक्टिविटीज को देखो, सबको रिकॉर्ड करो और अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लो। इसमें किसी को कोई इशू? मैम ये रिपीट कर दे जरा। रिपीट कर देते हैं। मैम देखो बच्चे हमने क्या कहा था, अभी हमने कहा हो तो महीने में अच्छे 6 मंथ का भी कर सकते हैं, 6 मंथ्स का भी कर अगर सकते हो, 1 माह बाद बिजनेस बिजनेस पर छोटा डिपेंड है। करता है। 6 माह बाद बिजनेस चेक कर ले, 1 माह बाद चेक कर ले, क्वार्टर बेसिस पे यानी 4 माह बाद चेक कर ले। नॉर्मली मैक्सिमम वैसे 1 साल के बाद आप लाजमी चेक कर लेते हो, नॉर्मली 1 साल की होती है कि 1 साल तक देखो हमने बिजनेस में काम किया, हमने कहा हम बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है या हॉस्पिटल है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं काम तो वो करते जा रहे हैं, लेकिन ये पता करना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। हमने पहले ही कहा था वो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उन्हें पता चलेगा उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अकाउंटिंग इसी पर्पज के लिए यूज करते हैं ना हम। अब वो कब देखे, हमने कहा वो बिजनेस पे डिपेंड करता है, वो चाहे 4 माह बाद अपनी एक्टिविटीज को एक मरतबा रोके और पिछला पूरा जितना भी उसने ट्रांजैक्शन की थी, ऑब्वियसली हमने कहा था ना हम डे टू डे रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन में हमने पहला काम यही कहा था, रिकॉर्डिंग करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होंगी, सारा डाटा उसके पास होगा, उस डाटा को यूज करते हैं हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, और उसकी बेस पे हम अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, कितना पीरियड रखना है, कितने पीरियड के बाद बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस चेक करना है। नॉर्मली 1 साल के बाद होता है, बिजनेस 6 माह बाद भी चेक कर सकते हैं और 4 माह बाद भी चेक कर सकते हैं, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। इसमें कोई इशू बच्चे? नो मैम। ओके, फिर हमारे पास आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो हमने कहा सपोज बिजनेस जो रेवेन्यू कमाता है, रेवेन्यू कैसे कमाते हैं हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके रेवेन्यू कमाते हैं। अब उस रेवेन्यू को कमाने के लिए खर्चा भी आता है, एक्सपेंस। सपोज अगर बिजनेस मार्कर सेल कर रहा है तो उस मार्कर को बनाने पे भी खर्चा आया और उसको सेल करके भी जो प्रॉफिट कमाया। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपके खर्चे होंगे वो किस में से माइनस होंगे, आपके रेवेन्यू में से माइनस होंगे, क्योंकि वो उस रेवेन्यू को कमाने पे खर्चा आया था ना। तो जितना भी आपने खर्चा आया है, जितनी भी रेवेन्यू है उसमें से माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर खर्चे ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली खर्चे ज्यादा है, आपकी इनकम कम आ रही है तो वो लॉस होगा। लेकिन अगर आपकी रेवेन्यू ज्यादा है और खर्चे कम है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मेन कॉन्सेप्ट इस मेन क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, ये कहता है कि जिस साल के खर्चे हैं उसी साल की इनकम में से माइनस करने हैं। अभी हमने अकाउंटिंग पीरियड कहा ना कि हमने कहा 1 साल के बाद करते हैं, उस 1 साल के दौरान जितने खर्चे आए हैं उस 1 साल की रेवेन्यू में डिवाइड कर से माइनस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेल्समैन रखा हुआ था, उसने दिसंबर तक हमारे पास काम किया, हमारी रेवेन्यू 10,000 हो गई, हमने उसको नवंबर तक की ना 2000 सैलरी पे कर दी, हमने उसको दिसंबर की सैलरी पे नहीं की, हमने कहा तुम्हें अगले साल पे करेंगे। हालांकि जो सैलरी दिसंबर की थी वो खर्चा तो इसी साल का था, लेकिन हमने कहा हम तुम्हें अगले साल देंगे। अब चाहे आपने वो खर्चा उसको, अब मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है तो क्या मैं अपने प्रॉफिट में से उस माह की सैलरी माइनस करूंगी, वो एक्सपेंस है ना इस साल का,
तो मुझे उस दिसंबर की भी सैलरी उस माह से माइनस करनी पड़ेगी। टोटल उसकी सैलरी हमने कहा था 2200 बन रही थी, हमने उसको 2000 दे दिया, कहा 200 अगले माह देंगे। प्रॉफिट टोटल कितना हुआ हमारा, हमने कहा हमारी टोटल जो इनकम थी वो हमारी 5000 थी सपोज। अब मैं क्या, अगर प्रॉफिट निकालना है तो 5000 में से क्या 2000 माइनस करूँ या 2200 माइनस करूँ? 2000 तो हमने इसको पे कर दिया हुआ है, 200 पे नहीं किया, लेकिन वो इसी साल का एक्सपेंस है तो इसी साल ही माइनस होकर प्रॉफिट निकलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 200 तो मैंने उसको अगले साल पे करना है तो अगले साल के खर्चों में डाल दूं, तो ऐसा नहीं होगा। जो जिस साल का खर्चा होगा उसी साल की इनकम से माइनस होगा, चाहे वो खर्चा आप उसको पे करो चाहे पे ना करो, लेकिन जिस साल की इनकम होगी उसी साल में से माइनस होगा। इसमें कोई इशू बच्चे? फिर हमारे पास आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो जब हम चीजें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम कब इनकम रिकॉर्ड करें, हम किस चीज रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें अपनी बुक में, हम कब कहें कि हमारी सेल हो गई है या हमने सर्विस दे दी है, उनको रिकॉर्ड कब करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आप क्या करो, जो भी आपकी इनकम हुई है या सेल किया आपने, आप उसको तब रिकॉर्ड करो जब आपने अपनी चीजें डिलीवर कर दी है, सेल कर दी है या सर्विस दे दी है, चाहे उसके अगेंस्ट आपको कैश मिला है कि नहीं मिला। जब आपने चीजें डिलीवर कर दी या सर्विस दे दी तो अब तब आप उसको अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल में कहा हुआ है कि मिस्टर ए ने बी को ऑर्डर दिया चीजें बनाने का, कि उसने कहा मुझे 10,000 की चीजें बना दो। जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया क्या मिस्टर ए उस दिन उसको अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकता है? हमने कहा ऑब्वियसली नहीं कर सकता, अभी उसने चीजें डिलीवर नहीं की, 10 दिन बाद उसने चीजें डिलीवर कर दी, अब वो उसकी इनकम बन गई, अब उसको रिकॉर्ड कर लेगा, चाहे उस 10 दिन बाद उसको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। हो सकता है कि उसे कहे मैं पैसे आपको 15 दिन बाद दूंगा, तो वो उसको रिकॉर्ड उसी दिन कर लेगा जिस दिन उसने चीजें डिलीवर कर दी हैं या प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ तक किसी को कोई इशू बच्चे? नो मैम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को कोई इशू नहीं है? सबको नो क्लियर है? मैम। सीआर अटेंडेंस प्लीज ले लें, आई गेस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मीटिंग ऑफ ना हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लें अटेंडेंस का प्लीज। सीआर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में किसी को कोई इशू नहीं है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करते हैं जी।